हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थक्वेक्स, देखेंगे भूकंप वर्ल्ड में कैसे आ रहे हैं, क्या एपिसेंटर होता है, फोकस क्या होता है, वेव कैसी होती है, इंडिया में सिस्मिक जोन क्या है। तो भूकंप आपका एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जाम में काम आने वाला है। यूपीएससी में आपका मेन सीएससी में काम आएगा, ठीक है। आपका स्टेट पीसीएस में काम आएगा, ठीक है। स्टेट पीसीएस के अलावा आपका डिफेंस एग्जाम जैसे आपका एनडीए सीडीएस, या फिर आप रेलवे का एग्जाम देते हो, या कोई आप देते हो स्टेट का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वनडे एग्जाम है, एसएससी में बहुत काम आएगा। तो चलिए सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे भूकंप के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं कि भाई भूकंप है क्या। देखिए भूकंप है क्या, यहां से हम लोग बात करना शुरू कर रहे हैं। तो अर्थक्वेक क्या है कि पृथ्वी की सतह जो हिल रही है या जर्क हो रहा है, शेकिंग ऑफ अर्थ। सिंपल सी बात है, शेकिंग ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये कैसे होता है? अचानक होता है, तो लिथोस्फीयर से ऊर्जा मुक्त होती है, उसी की वजह से होता है। अब इसको हम समझेंगे कैसे। देखो भाई, धरती पे प्लेट्स टहलती रहती है, मतलब मूव करती रहती हैं। अभी प्लेट आपस में टकराएं, ऊपर नीचे खिसक जाएं, इन तरीके से होगा। भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कॉजेस क्या है जिसकी वजह से भूकंप आ सकता है। पर उससे पहले जो मेन यहाँ पर क्वेश्चन है, फोकस और एपिसेंटर में अंतर बहुत पूछा जाता है। इसको मैं समझाता हूं अपनी लैंग्वेज में। देखो भाई, फोकस क्या है? पृथ्वी की सतह के नीचे का बिंदु जहां से अर्थक्वेक की शुरुआत होती है। देखो भाई, ये है हमारी सरफेस, ऐसे करके ये हमारी हो गई सरफेस। नीचे पर कहीं पर फोकस, या उसी को हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। देखिए, दो नाम लिखे हैं। अब यहां से वेव जनरेट होगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी और इधर जाएगी। अब मान लेते हैं एक्स वाई और जेड। तो देखो भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी शॉर्टेस्ट होगी। अगर इसको हम स्ट्रेट मान लें तो देखिए परपेंडिकुलर पे जल्दी पहुंचे, यानी वाई पे हो गया एपिसेंटर। यानी फोकस से केवल वेव या एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। यहां हम वेव की पहचान नहीं करते हैं। पहचान कहां करेंगे? कह रहे फोकस के ठीक ऊपर जो बिंदु होता है उसे हम एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। सबसे पहले और सबसे अधिक नुकसान कहां होता है? एपिसेंटर पे होगा। तरंगों की पहचान एपिसेंटर पर होगी, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो हमने पहले समझा कि भाई अर्थ को क्या है, यानी शेकिंग ऑफ अर्थ या सडन जर्क इन अर्थ क्रस्ट और अर्थ सरफेस, दैट इज नोन एज अर्थक्वेक। अब इसमें फोकस, उसी को हम हाइपोसेंटर कहते हैं। ये पृथ्वी के नीचे रहता है, कुछ किलोमीटर पे है। वो 40 हो सकता है, 150 हो सकता है, 50 हो सकता है, 200 हो सकता है, 700 तक किलोमीटर तक भूकंप आते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, एपिसेंटर यानी फोकस के ठीक ऊपर का स्थान। आगे बढ़ते हैं, इन पे हम अभी इमेज के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहां पर इमेज है। देखिए, ये आपका धरती के नीचे कहीं फोकस है, चारों डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि हमने इधर राइट साइड वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि भैया देखो, यहां धरती के अंदर कोई रह नहीं रहा है, जो रह रहे हैं सब सरफेस पे रह रहे हैं। तो ये फॉल्ट डेवलप हुआ है। तो एपिसेंटर जो है, देखिए परपेंडिकुलर है। भूकंप तो हर डायरेक्शन में गया होगा, लेकिन एपिसेंटर परपेंडिकुलर पे है। यहां वेव पहचानी जाएंगी, डिस्ट्रक्शन होगा, और सबसे पहले एपिसेंटर के पास में ही भूकंप आएगा। और बाकी जगहों पर इसकी जो इम्पैक्ट है या उसका प्रभाव है वो थोड़ा सा कम होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब भूकंप का ट्रेयल खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ तस्वीरें हैं। जब आप देखते हो कि भूकंप आता है तो बिल्डिंग हो, ब्रिज हो, कह सकते हो कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, पहाड़ हो, इवन नदी के रास्ते तक बदल जाते हैं। अगर पहाड़ पे नदी बह रही है और भूकंप आए और उसका पूरा डैमेज हो जाए, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल ड्यू टू अर्थक्वेक। तो यहाँ पर ये अर्थक्वेक की कुछ इमेजेस है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर फॉल्ट दिखाया गया। फॉल्ट क्या दिखाया गया? देखो भाई, ये दो प्ले ये था, ये यहां से इधर की तरफ बढ़ा है, और ये देखिए ये इधर की तरफ बढ़ा है। तो ये जो गैप हुआ यहां से, ये इधर इधर गए, तो ये इसके परपेंडिकुलर पे क्या हो जाएगा? एपिसेंटर हो जाएगा। यहां पर दो प्लेट के माध्यम से इसको दिखाया गया है। अब देखो, फोकस, इसके टाइप समझ लेते हैं। तो कैसे आते हैं? पहली बात तो कारण है ना, कि यहां पर भूकंप के कारण क्या है। तो कह रहे हैं टेक्टोनिक्स, यानी जब प्लेटें चलती हैं उनके कारण प्लेट मूव करती हैं। मैंने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ाया है इससे पहले, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेट टेक्टोनिक का चैप्टर देख लें, बहुत काम आने वाला है आपका। क्योंकि उससे जब समझे रहोगे तो आपको ये समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। वॉल्केनो, देखिए धरती है, धरती के नीचे मैग्मा जब आता है तो ऊपर पे ऐसे ऐसे फैलता जाता है, तो धरती को चीरते हुए आएगा। तो ये क्या है कि ये मैग्मा की हलचल की वजह से भूकंप आ जाते हैं। कोलैप्स, कह रहे हैं तीव्र खनन वाले क्षेत्रों में भूमिगत खादान ढह जाए। मान लीजिए ये पूरा पहाड़ है, आप इसके अंदर ये गड्ढा करते करते पूरा रास्ता बना दिए, बाद में पता चला कि पूरा पहाड़ क्या कर गया? कोलैप्स कर गया। इसके ऊपर के जो भी माउंटेन्स होंगे वो क्या होंगे? नीचे आ जाएंगे। इससे क्या होगा कि एक अर्थक्वेक देखने को आपको मिलेगा। फिर बात है अगला एक्सप्लोजन की। तो यानी कि रासायनिक या परमाणु वाले जो विस्फोट होते हैं उनकी वजह से भूकंप आता है। याद करिए, जब 1974 में पोखरण वन हुआ था,
पोखरण क्या है भाई? पोखरण वन का मतलब है राजस्थान में एक जगह है पोखरण, वहां पर 1974 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, उस समय की ये बात है। फिर है रिजर्वायर की वजह से भाई, तो रिजर्वायर की वजह से क्या है कि बड़े जलाशय और बांध में पानी का दबाव के कारण, जैसे कोयना, लातूर, ये भी महाराष्ट्र में है क्या? जैसे देखिए ये क्या है, पूरा डैम है, अब इसमें भरा हुआ है पानी, है ऐसे पानी भरा हुआ है, ये सरफेस है। अब ये पानी वाला एरिया नीचे क्या कर रहा होगा? जोर डालेगा, जब जोर डालेगा तो ये वाला एरिया ये फॉल्ट क्रिएट कर देगा, भ्रंश क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उस क्षेत्र में भूकंप आ जाएगा। तो ये मेजर रीजन रहा टेक्टोनिक। दूसरा कह सकते हो कि विस्फोट हो गया, कोलैप्स हो गया, फिर ये क्या हो गया, जलाशय वगैरह हो गए। और अगर देखा जाए मेटेओर से भी आ सकते हैं, क्या है, मेटेओर से, उल्का पिंड से भी क्या होता है कि भूकंप आ जाते हैं। अब इसका जो मेन टारगेट है भाई, सीस्मिक तरंगे कितने प्रकार की हैं, कौन पृथ्वी के अंदर चलेंगी, उन सब पे हम बात कर रहे हैं। उससे पहले एक छोटा टर्म बता दूं, सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ क्या है भाई? तो सीस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम भूकंप की तरंगों को चित्रित करते हैं, उनका पैटर्न समझते हैं कि भाई कैसे प्रकार की हैं। अब आगे समझेंगे भूकंप क्या है, तरंगे क्या है। तो इनको दो कैटेगरी में करते हैं, एक होता है बॉडी वेव। बॉडी वेव दो प्रकार की होती हैं, एक प्राइमरी वेव जिसको हम पी वेव कहते हैं, दूसरा सेकेंडरी वेव जिसको एस वेव कहते हैं, तीसरी होती है सरफेस वेव। सरफेस वेव को हम लव वेव भी कहते हैं, क्योंकि लव नाम के आदमी ने खोजा था, तो ये एल वेव हो गई। ये केवल पृथ्वी के बाहर बाहर चलती हैं। पी और एस कहां चलती हैं? इसको बॉडी वेव या काया तरंग क्यों कहते हैं, भूगर्भीय तरंग, क्योंकि ये धरती के अंदर चलती हैं। ठीक, अब पृथ्वी के आंतरिक भाग से गति करती हैं, तो पहले पी वेव की बात करते हैं। दे आर लॉन्गिट्यूडनल एंड लाइक साउंड वेव। तो देखो साउंड वेव कैसे चलती है, कंप्रेस, रेयर, फिर कंप्रेस, फिर रेयर, ट्रू एंड फ्रो मोशन में चलती है, कंप्रेस हुआ, रेयर हुआ, कंप्रेस हुआ, रेयर हुआ, ऐसे चलती हैं। क्लियर? तो ये पहली बात है। और ये कहां चलती हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तीनों में चलती हैं। सबसे ज्यादा स्पीड इन्हीं की होती है, तो सरफेस पे सबसे पहले यही पहुंचती हैं। तो सरफेस बोले, नीचे देखो फोकस इसके ठीक परपेंडिकुलर एपिसेंटर पे है। अब एपिसेंटर पे कौन सी तरंग पहले पहुंचेगी? पी। क्यों पहुंचेगी? क्योंकि उसकी वेलोसिटी या स्पीड ज्यादा है। ठीक है, 6 से 8 किलोमीटर के हिसाब से पर स्पीड सेकंड के हिसाब से चल रहे तो बहुत काफी स्पीड हो जाती है। क्लियर? आगे बात करते हैं भाई, अब एस वेव की बात कर लेते हैं। दीज आर ट्रांसवर्स इन नेचर लाइक लाइट वेव। तो लाइट वेव जो है भैया, वो मीडियम के परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करती है। इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ। ये वो धरती वाला क्रस्ट नहीं है, ये क्रेस्ट है, श्रिंग बोलते हैं। तो ये डिस्टेंस को हम लेमडा यानी वेवलेंथ कहते हैं, या आप इसको भी वेवलेंथ कह सकते हो। ठीक, और ये एम्पलीट्यूड होता है, जो परपेंडिकुलर वाली बात है, ये एम्पलीट्यूड है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब क्या है कि ये केवल ठोस माध्यम में चलती, एस से सेकेंडरी वेव और एस से सॉलिड। और लेकिन प्राइमरी वेव की बात कहां करी थी? तो प्राइमरी, प्राथमिक, सब लोग आ सकते हैं, ऐसे याद रखो ना। जैसे आप कहते हो प्राथमिक चिकित्सा विद्यालय जा रहे हैं, प्राथमिक चिकित्सालय जा रहे हैं, सब जा सकते हैं, वैसा समझो। सेकेंडरी, स्पेशल, स्पेशल में केवल एक ही प्रकार के लोग, तो हमने ऐसे याद कर लो। फिर ये क्या हो गया? एस से सॉलिड। उम्मीद है पता चला गया होगा। ठीक, अब क्या है कि सरफेस वेव, दे इंटरेक्ट विद सरफेस रॉक एंड मूव अलोंग द सरफेस, दे आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। भाई एक बात बताओ, ऐसे हैं सरफेस वेव यहाँ पे चल रही हैं, ठीक, तो यहीं पर बिल्डिंग होगी, यहीं पे ब्रिज होंगे, यहीं पे डैम होंगे, यहीं पे रेलवे होगा, तो नुकसान कहाँ पहुंचेगा? सरफेस पर पहुंचेगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक, और ये सॉलिड और लिक्विड दोनों में चलती है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, लव नाम के आदमी ने खोजा था, इसको एल वेव कहते हैं। तो भैया ये जीवन में वैसे भी खतरनाक है, उसी से नुकसान हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। वेव हो गई, सिस्मोग्राफ हो गया, फोकस हो गया, एपिसेंटर हो गया। अभी मैं यहाँ पर स्केल भी बताऊंगा, बट पहले उससे पहले शैडो जोन पढ़ लेते हैं। शैडो जोन को पहले मैं इमेज के माध्यम से दिखा दूं। देखो भाई, है क्या, जब पृथ्वी पे अर्थक्वेक आया तो धरती के अंदर गए, तो धरती के अंदर जाएंगे तो पी वेव, तो भाई देखो यहाँ पहले पी समझ लो। पी क्या है? कोर के अंदर जाएगी, क्योंकि सॉलिड लिक्विड में जा रही है। क्योंकि आउटर कोर और मेंटल का कुछ भाग लिक्विड है, तो वहां तक ये तरंगे पहुंचती ही नहीं है, वो मुड़ जाती हैं। वो मुड़ गई 103 और फिर 142 या 145, इस बीच में पी वेव एब्सेंट है, यानी 103 से 142 तक ये पी का शैडो जोन हो गया। यही काम राइट साइड में होगा। तो शैडो जोन मींस पृथ्वी का वह क्षेत्र जब जब भूकंप के दौरान जहां पर किसी भी प्रकार की सीस्मिक वेव ना आए, तो पी वेव का शैडो जोन हो गया। अभी एस का देखो, क्योंकि लिक्विड में जाएगी नहीं एस, तो ये इधर इधर से बेंट हो जाएंगी नीचे। पूरा देखिए 103 से लेकर 103 तक क्या है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर एस वेव का शैडो जोन। तो एस वेव का शैडो जोन ज्यादा होता है। ठीक है, कितना परसेंट ज्यादा होता है? 40% ज्यादा है एस का, किससे? पी के शैडो जोन से।
ये पॉइंट याद रखिएगा। आइए अब इसी को हम पढ़ देते हैं, एक और चित्र से दिखा दूंगा। कह रहे हैं कि छाया क्षेत्र पृथ्वी का विशिष्ट क्षेत्र होता है जो सिस्मोग्राफ किसी विशेष भूकंप के तरंगों को दर्ज नहीं करते हैं। भाई सिस्मोग्राफ पे वेव को दर्ज करेंगे जब पहुंचेगा, और जब पहुंचेगी नहीं तो हम लोग वही नहीं कर पाएंगे। ये बात है, क्लियर। पी तरंग का छाया क्षेत्र, अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन के कारण 103 से 142 के बीच में रहता है। देखो भाई, धरती के अंदर जाएंगे, कोर पड़ेगा, ये इधर उधर मुड़ जाएंगे धरती। और वो हमने अभी चित्र जो दिखाया था आपको, एक और चित्र दिखाता हूं जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर एक और चित्र दिखा देते हैं, ये है। ठीक, अब आउटर कोर लिक्विड में वहां जाएंगे ही नहीं, इधर उधर क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे। ये पूरा पैटर्न है, आप इसको यहाँ से अच्छे से समझ लो, है ना। मैंने ऊपर समझा ही दिया है। अब बात करते हैं इनके स्केल की। तो देखो भाई, रिक्टर स्केल 0 से 10 के बीच में होती है, लॉगरिथमिक होती है। लॉगरिथमिक एक वैल्यू 10 के मल्टीपल्स में बढ़ती है। कैसे बढ़ेगी, 10 के मल्टीपल्स में बढ़ेगी। जैसे 5 इंटेंसिटी का भूकंप आया, 6 का आया, तो 6 वाला 5 से कितना गुना ज्यादा था, 10x इंटेंसिटी ज्यादा थी, तो वो उतना नुकसान भी 10 गुना ज्यादा करेगा। क्लियर। और ये मैग्नीट्यूड को मापता है जो एक लॉगरिथमिक स्केल है। क्लियर। मेजर, अब दूसरा मर्सेली स्केल, ये इंटेंसिटी या डैमेज इंपैक्ट ऑन लाइफ, इसकी रेंज 1 से 12 तक होती है। कितने तक होती है, 1 से लेकर 12 तक होती है। और ये डिस्ट्रक्शन नापती है कि कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है। बाकी एक रॉसी फेरल भी स्केल है जिसका बस नाम याद रखो। अब आती है शैडो जोन की बात करते हैं। ठीक है, तो भारतीय मानक ब्यूरो, जिसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहते हैं, इसके 4 भूकंपीय क्षेत्र। देखिए, चूंकि थोड़ा डेटा पहले का, अब तो छठा भूकंप जोन भी आ गया है। क्लियर। सब उत्तर पूर्व जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर बिहार का हिस्सा, यानी जो नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है, ये खतरनाक दृष्टि से है, तो जोन 5 में आते हैं। अभी मैं मैप पे सब दिखाऊंगा। फिर जोन 4 में देख लो, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के क्षेत्र। थर्ड वाले में केरल, गोवा, लक्षद्वीप, यूपी, बिहार के पश्चिमी बंगाल के हिस्से। तो ये पूरा जोन आपको यहां से समझना है। अब इसका इंपैक्ट, अच्छा शैडो जोन समझ लो भाई। ये देखो शैडो जोन है, नॉट शैडो जोन, अर्थक्वेक जोन। तो मतलब शैडो जोन का मतलब जब अर्थक्वेक ना आए, मतलब जहां तरंग ना पहुंचे। और अर्थक्वेक जोन का मतलब जहां जहां आते हैं। तो देखो भाई, ये खतरनाक स्थिति में, इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, आपको दिखना भी चाहिए, है ना। अब कलर से देखो, जो ब्लू कलर में है वो किस में है, वो भाई 1 में आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद येलो वाले 2 में आ रहे हैं। 4 में के कौन आ रहा है भाई, मतलब सॉरी, 1 में तो है ही नहीं, सेकंड में है, ये थर्ड में हो जाएंगे। ब्लू ब्लू वाले हो गए आपके। फिर ग्रीन वाले, तो ग्रीन वाले भैया फोर्थ में आ गए। फिफ्थ वाले में ये वाला जोन हो गया। ठीक, तो अब तो 6 वाला भी अपर रीजन आएगा जो 6 वाला होगा। तो इस तरह से आप ये शेडो, ये अर्थक्वेक जोन देख लीजिए। यहाँ पर पूरा चार्ट बना हुआ है। क्लियर। और पूरे चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हो कि भाई कहाँ कैसे कैसे अर्थक्वेक आ रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट होने वाले हैं। ठीक है, सोचिए ये 2002 का भूकंप का क्षेत्र है इंडिया में। ऐसे रेड वाला जो है, देखिए जोन 5 में जा रहा है, कितना खतरनाक है अर्थक्वेक की दृष्टि से। अब बात करते हैं मेन इंपैक्ट। क्लियर। तो देखो भाई, भूमि हिलेगी, विस्थापन होगा, लैंडस्लाइड होगा, लिक्विफिकेशन होगा, यानी मिट्टी में जब नदी वगैरह होगा तो पूरा पानी और इस सब चीजों का मिक्सअप होगा। ठीक, सुनामी आ जाएगा। अगर समुद्र में, ये समुद्र है, यहाँ पे भूकंप आया तो सुनामी क्यों आएगी, ये वेव जाएगी सरफेस की तरफ, तो सरफेस की तरफ ये पानी सुनामी लाएगा। बाकी जान माल का नुकसान तो है ही है। तो इसको मेजर कैसे कौन कर रहा है भाई, एनडीएमए। ठीक है, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इसका नाम है। तो बीआईएस कोड का उपयोग करके भूकंप रोधी संरचनाओं को, जैसे आपने कोई ब्रिज देखा होगा, तो ब्रिज के बीच में गैप रहता है, थोड़ा थोड़ा, मतलब 1 सेंटीमीटर में ही होगा। रीजन क्या, अगर ये पुल सोचिए पूरा कनेक्ट होता, भूकंप आया तो कई पार्ट में टूट गया, अगर ये होगा तो ये थोड़ा इधर उधर हिलेंगे डुलेंगे, और ये क्या होगा, बोर्ड, सॉरी, जो ब्रिज है, ये क्या रहेगा, मैनेज रहेगा, टूटेगा नहीं। जब लंबी लंबी बिल्डिंग्स बनती हैं तो आप देखोगे बीच में हल्का सा नैरो सा गैप दिया जाता है। ठीक है, उससे बस कुछ पास नहीं होगा, एक शीट के बराबर ही रहता है, लेकिन वो शॉक एब्जॉर्ब करेगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है भाई, पुरानी और कमजोर इमारतों को मजबूत किया जाए। हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जब आपके यहाँ भूकंप आए तो भाई आप तो ऐसा तो है ना कि भाई तुरंत बाहर निकल जाओगे, नहीं निकल पा रहे हो तो भाई आपके घर में अगर तखत है उसके नीचे झुक जाइए, छिप जाइए। टेबल है, क्लास में बैठे हो टेबल के नीचे, हॉस्पिटल में हो भाई बेड के नीचे। इस तरीके से अपने नुकसान को कम किया जा सकता है। क्लियर। तो ये ओवरऑल इंफॉर्मेशन रही अबाउट अर्थक्वेक। ठीक है, तो भाई अर्थक्वेक से संबंधित और कोई डाउट होगा तो आप हमसे जरूर पूछे, कमेंट करें, हम बताएंगे। आप टॉपिक कमेंट करिए, उस पर हमारा वीडियो आ जाएगा बहुत जल्द। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वॉल्केनो पढ़ेंगे। देखिए, हमने सोलर सिस्टम, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, फिर सीडीटी, प्लेट टेक्टोनिक्स
और अर्थक्वेक ये सब मैं लगातार देखिए पढ़ा रहा हूँ। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। आप जीके बाई ब्रजेश सर सर्च करिए, जीके बाई ब्रजेश सर, तो ये आपको हम टेलीग्राम पर मिलेंगे। तो वहां से मिल जाएगी, नाम से सर्च कर लीजिएगा, लिंक भी हम डाल देंगे। दूसरा क्या है यहाँ पर भाई, तो ये जब इतने टॉपिक पढ़ा तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, जो कंप्लीट ज्योग्राफी रिवीजन, कंप्लीट पॉलिटी रिवीजन, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो भाई बस यही है आपसे कि भाई डू सब्सक्राइब द चैनल जीके बाई ब्रजेश। जैसे इससे इंफॉर्मेशन भाई मैं और भी वीडियो लाता रहूं, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई जल्दी से, और दोस्तों शेयर कर लीजिए। हमें भी अच्छा लगेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये कंटेंट पहुंचा है। ठीक है भाई, तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई चीजों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।